स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कैसे बनती है कविता। और कल पढ़ा आपने प्रेमचंद के द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। अब आगे चलते हैं। करीब जाते ही बार बार और देर तक सुनने को जी चाहेगा। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है, सुने और पढ़े जाने के बाद भी वही बच्ची रह जाती है, आपकी स्मृति में बार बार सोचने के लिए वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता अन्य कलाओं की तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती। आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास, तो संगीत में स्वर, ताल, वाद्य आदि की जरूरत पड़ती है। लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। कवि की एक कठिनाई यह भी होती है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होती हैं जो विभिन्न विषयों एवं हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। वह अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय से गठित करता है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है। यदि शब्द नहीं तो कुछ नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था कि कविता लिखने से पूर्व हमारे अंदर एक शब्द भंडार होना बहुत जरूरी है। यदि शब्द भंडार हमारे पास है तो कविता लिखना भी हमारे लिए आसान है। शब्दों में मेल झोल कविता की पहली शर्त है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डेन ने भी कहीं कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें, शब्दों के साथ बैठना सीखें। इसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। कल्पना करें कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं और कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित हैं, अनजान हैं। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनसे मेल झोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आपने व्याकरण के माध्यम से अनेकार्थी शब्द भी पढ़े हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ कविता में भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कुछ इंटरनेट की तरह है। इंटरनेट से जुड़ना, ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना, शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की जरूरत होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकर लेनी लगती है। जैसे घो घो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो यहाँ एक छोटे छोटे बच्चों की कविता है ये, जिसके द्वारा आपको सिखाया गया कि कविता में जो शब्द का जाल है वो किस प्रकार का है और वो किस प्रकार आपको बनाना चाहिए। ऐसे ही अब यहाँ पर एक हरिवंश राय बच्चन द्वारा निशा निमंत्रणा 1942 में ये कविता लिखी गई है, जो कि उनकी हस्तलिपि है। यहाँ पर लिखा हुआ है निशा निमंत्रणा
तो सोया हुआ ज्ञान का बुधवार, ये उन्हीं की कविता है और उन्होंने दिखाया है कि शब्दों के साथ खेलना ही बहुत ज़रूरी है। यदि शब्दों के साथ नहीं खेलेंगे तो जो रचना है वो ढंग से नहीं बन पाती है, अर्थात कविता अच्छे रूप से प्रवेश नहीं कर पाती है। उसके लिए शब्दों के साथ खेलना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर ये निशा निमंत्रणा कविता है हरिवंश साहब बच्चन द्वारा उनका लिखा हुआ एक गीत। आगे है, कई बार हमारे बड़े कवियों ने भी शब्दों से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता। उधर यहाँ रघुवीर शाह जी का एक कवि परिचय यानी कविता का प्रयास किया है। वाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में। ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता है और ऊपर जो ये लिखा हुआ है, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, ये सब रघुवीर शाह के हैं, जो कि रघुवीर शाह एक बहुत ही साहित्यिक प्रेमी हैं हमारे कवि, और उन्होंने लिखा है। नीचे शमशेर बहादुर सिंह लिखा है, जो कि शमशेर बहादुर सिंह एक ऐसे कवि हैं जो कवियों के कवि हैं, अर्थात इन्होंने अपनी कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, तीनों वादों का प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें कवियों में श्रेष्ठ कवि माना जाता है। शमशेर बहादुर सिंह ऊपर दिए गए काव्यांशों में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास तो किया ही है। खेल खेल में किए गए इस प्रयास द्वारा अर्थ के नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का ये खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिदम है, लय है और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति को आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है। यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोचीराम की कुछ पंक्तियाँ, जो धूमिल है इसका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल, ये कवि हैं और ये भी एक बहुत ही, जैसे शमशेर बहादुर सिंह ने कविता लिखी हैं वैसे ही धूमिल जी भी कविताएं लिखते हैं। मोचीराम की कुछ पंक्तियां आपके सामने हैं। मोचीराम कवि की, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। इन पंक्तियों में पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है। इन्हीं पंक्तियों की संरचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा। इस प्रकार कवि यहाँ कविता लिखने की प्रेरणा आप लोगों को देता है और कहता है, पड़ती है पेशे पर चोट जब तो चोर कील कहीं न कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है अंगुली में। यहाँ पर कवि दिखाना चाहता है कि इस प्रकार कविता बनाने के लिए शब्दों की ज़रूरत है। इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से चोट पर अधिक बल हो गया है, पेशे की चोट पर कम, जबकि ऊपर की पंक्तियों में पेशे की चोट पर अधिक बल है। इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें और सोचें कि वाक्य संरचना का कविता में क्या महत्व है। जैसे यहाँ पर अंगुली है, दबी है और चोट है, जो मौका है, ये रेखांकित शब्द हुए पड़े हैं। ये आपको एक नया ज्ञान दे रहे हैं, एक नया पेशा दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ इनका विशेष ध्यान देना है आपको। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते, पर्यायवाची नहीं होते। उपयुक्त पंक्तियों में ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दें तो कविता का भाव बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग हथौड़े की चोट अर्थ रखता है। बिंब और छंद आंतरिक लय कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास
दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। ये स्मृत चित्रों ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए सुमित्रानंद पंत की कविता संध्या के बाद की पंक्तियों को देखें। सुमित्रानंद पंत आप बहुत अच्छे जानते हैं इनके विषय में। ये प्रकृति के शिव कुमार कवि हैं और एक अनोखे कवि हैं। तो इन्होंने निराला की हस्तलिपि में उनकी एक असंकलित कविता बहुवचन से भी सा बहारा है। तो यहाँ पर जो कविता है ये उनकी है और ये सुमित्रानंद पंत की है। तट पर बगलों सी विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोधन। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें और बगलों सी विधवाएं पढ़कर आपकी स्मृति में बगलों का आकार, उसकी सफेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उनके सफेद वस्त्र एकाकार हो जाते हैं। ये इनकी है और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है जो उन्होंने लिखी है और उनकी कविता है एक राखी। तो राखी क्या है? श्रावण का, तो वहाँ पर लिखी हुई है और राखी के द्वारा भी ये उनकी हस्तलिखित कविता है और उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार कविता लिखनी चाहिए शब्द भंडार के लिए। तो बच्चों ये आपको यहाँ तक पढ़ लेना है। थैंक्स।